प्लस बी के मेरे पास संयोजित किए गए हैं। ठीक है, कोई अगर इन्हें खरीदना चाहता है जिसके लिए भी आप व्हाट्सएप नंबर में जो व्हाट्सएप कर सकते हो। तो देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अगला भाग ऊपर नीचे होता है वे सभी कौन से वर्ग में हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अगला भाग ऊपर नीचे होता है तो वो कौन से वर्ग में है? तो सही जो उत्तर होगा ई ई ए, ये है ये वर्ग। अगला देखिए, जिन स्वरों के, हाँ ये तो हो गया, रिपीटेड प्रश्न है ये। अगला है कंठ्य ध्वनियां कौन से वर्ग में है? कंठ्य, ये तो गलत लिखा है इन्होंने, कंध्य नहीं होगा, कंठ्य ध्वनियां कौन से वर्ग में है? लिख लेता हूं यहाँ पर। इसे लिखा नहीं जा रहा, कंठ्य याद रखना आप। कंठ्य ध्वनियां कौन से वर्ग में आती हैं? तो जो कंठ्य ध्वनियां हैं ये आती है आपके क ग ह में। ठीक है, ये सही होगा विकल्प। अगला है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है दिए गए विकल्पों में से? कीर्तिवान, संभावना, शत शत नमन, रीति अनुसार। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा, तो वैसे उत्तर में लगा हुआ है तब भी आपको करवा रहा हूँ, तो सही होगा संभावना, ये शुद्ध होगा। इस प्रकार से संभावना लिखा जाता है। अगला है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा स्त्रीलिंग होगा? तो वो होगा पुस्तक। घर, मुनि, चाकू, ये तीनों ही पुल्लिंग होंगे। जो पुस्तक है ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगला देखिए, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ये भी रिपीटेड है, काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने रिपीट किए हैं, पता नहीं क्यों। मेरे पास जो ये है टीजीटी हिंदी के भी हैं और पीजीटी हिंदी के भी, दोनों के हैं। ये इसलिए आपके लिए मिक्स करके लाता हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे तो आप उन्हें ठीक कर लोगे। मोहन घर जा रहा है वाक्य का काल है। मोहन घर जा रहा है वाक्य में कौन सा काल है? ये देखिए, जा रहा है ना, रहा की जो आ रही है, जा रहा है, तो इसमें होगा आपका अपूर्ण वर्तमान। कैसा है? अपूर्ण वर्तमान। अगला है विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है यहाँ? तो जो विसर्ग संधि का उदाहरण है तो वो होगा मनोधन रथ, मनोरथ। फिर अगला प्रश्न है, गुणहीन शब्द में समास है। गुणहीन शब्द जो है इसमें कौन सा समास होगा गुणहीन में? तो गुणहीन में है आपका तत्पुरुष समास। ये जो पी वाई क्यू सीरीज है ना आपकी, जो एनबीएस होगा, केवीएस होगा, ईएमआरएस है, या डी ट्रिपल एस बी है, हिमाचल प्रदेश में टेट है, या फिर कोई पीजीटी की परीक्षा है, वहां पर भी आपके लिए फायदेमंद होगा। सिर्फ आपने ये नहीं देखना है थंबनेल ये लगा है कि डी ट्रिपल एस बी का लगाया है तो इसी के लिए नहीं। हिंदी साहित्य की कोई भी परीक्षा हो जहां पर ये हिंदी ग्रामर या हिंदी साहित्य के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा ये। यहाँ पर आपको मैं सिर्फ हिंदी वाला सेक्शन ही करवाऊंगा, बाकी रीजनिंग भी है और इंग्लिश वगैरह भी है इसमें। कौन सा शब्द तद्भव है? दिए गए विकल्पों में से तद्भव कौन सा होगा? काजल। काजल ये तद्भव है। तद्भव क्या होता है, तत्सम क्या होता है? तद्भव होता है जैसे संस्कृत से कुछ चेंजेस करके उस शब्द का प्रयोग किया जाए हिंदी में, तो उसे कहते हैं तद्भव। तत्सम होता है संस्कृत से हूबहू शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाए, उन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे चक्कर, कर्ण, एकत्र, ये तीनों क्या है? ये होंगे आपके तत्सम शब्द, और काजल है ये तद्भव होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम अभी कहा ना मैंने, तत्सम क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए आ भी गया। चंद्र, छाता, चाक, गांव, ये तो कोई इसमें देशज है, कोई तद्भव है। ठीक है, जो चंद्र है, चंद्र को चांद, अगर चांद होता तो ये होता तद्भव, ये लेकिन चंद्र है तो ये तत्सम होगा। तत्सम क्योंकि संस्कृत में इसे चंद्र कहते हैं, चांद नहीं। फिर अगला प्रश्न देखिए, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा विकल्प यहाँ पर पक्षी का पर्यायवाची नहीं होगा? आपको पर्यायवाची शब्द भी पढ़ने हैं, तो जो पर्यायवाची शब्द नहीं होगा पक्षी का, तो वो होगा मयूर। खग, द्विज, बिहग, ये तीनों ही पक्षी के पर्यायवाची हैं।
मयूर किसका पर्यायवाची है? ये चलो बता देता हूँ, ये है आपका मोर का। आस टूट गई जिसकी, उसके लिए एक शब्द बताना है। आस टूट गई जिसकी, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? हताश। हताश, जिसकी आश नहीं है। हत होता है टूटना, हताश। हताहत सुना है ना शब्द, वही उसी से है ये। आस टूट गई जिसकी, हताश। आदान के लिए विलोम शब्द है। आदान शब्द है, इसके लिए विलोम शब्द कौन सा होगा? आदान। आदान प्रदान। आदान होता है आने वाली चीज, प्रदान होता है देने वाली चीज, ठीक है, आदान प्रदान। विकल्प बी सही है यहाँ। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द चुनिए। यहाँ पर कौन सा विशेषण शब्द है? निम्नलिखित में से विशेषण शब्द चुनिए। विशेषण होता है एक तरह से अच्छाई या मतलब गुण, विशेषण ये कहा जाता है। तो यहाँ पर जो विशेषण शब्द होगा तो वो होगा आपका पाक्षिक। एक और चीज, ये सारे ऑफिशियल आंसर की पर आधारित प्रश्न है, मेरी तरफ से किसी का भी उत्तर नहीं दिया जा रहा है। अगर फिर भी कहीं पर अगर आपको संदेह लगता है तो आप बेझिझक बता सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, वाक्य में क्रिया विशेषण पद कौन सा है? वाक्य है यहाँ पर, पहले देखिए क्रिया विशेषण पद बताना है। परीक्षा नजदीक है, कुछ पढ़ भी लो। परीक्षा नजदीक है, कुछ पढ़ भी लो। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण कौन सा होगा पद? जो कुछ है, कुछ, ये है यहाँ पर क्रिया विशेषण। साफ इनकार करना इस अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए मुहावरा है। साफ इनकार करना इस अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए मुहावरा है। तो इसका जो मुहावरे का अर्थ निकलता है, टका सा जवाब देना। टका सा जवाब देना। अगला है क्षत्रियानी शब्द में प्रत्यय है। क्षत्रियानी, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? प्रत्यय और उपसर्ग भी मैंने आपको कराए हैं, तो इसके अंतर्गत आनी यहाँ पर प्रत्यय हो गया, प्रत्यय, ठीक है। भौतिक में भूल शब्द है। भौतिक में भूल शब्द है। मूल नहीं, क्या लिखा है इन्होंने? मूल, मूल होगा, भूल नहीं होगा। जो भौतिक में मूल शब्द होगा भूत। भौ भौ उससे निकला है भौतिक। भौतिक में मूल होगा ये भूत। इतना बड़ा बोर्ड है फिर भी इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं तो बड़ी अचंभित करने वाली बातें होती हैं। अगला है, तुम तुम्हारा सामान उठा लो। वाक्य अशुद्ध शब्द है। तुम तुम्हारा सामान उठा लो, ये जो वाक्य है इसमें जो अशुद्ध शब्द कौन सा है वाक्य में वो बताना है। तुम तुम्हारा सामान उठा लो, यहाँ पर तुम्हारा ये अशुद्ध होगा। ऐसा कहते हैं ना कि तुम सामान उठा लो, तुम अपना सामान उठा लो, तो ये शुद्ध होता है। तुम तुम्हारा सामान उठा लो, ये सही शब्द यहाँ पर प्रयोग में नहीं है। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप्स के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके साथ भी आप जुड़ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। वहाँ पर भी आपको हर दिन कुछ ना कुछ स्टडी मैटर मिलता रहता है। अगला देखिए, जो मैं DSSS के लिए बात कर रहा हूँ उनके लिए तो अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। अगर आप उसमें एनरोल होते हैं तो डेली आपको DSSS से संबंधित स्टडी मैटर मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो जुड़िएगा, आप काफ़ी लाभ मिलेगा आपको उससे। बाकी अगर नोट्स लेना चाहते हो तो हार्ड कॉपी नोट्स भी ले सकते हो। अगर आप इन नोट्स को लोगे तो आपके घर में ये बाय पोस्ट के थ्रू पहुंचाए जाएंगे। हार्ड कॉपी नोट्स हैं ये, 1500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द बताना है। तो यहाँ जो पुल्लिंग होगा तो वो होगा घुन। घुन। बाकी धुन, अक्कल, दुम ये नहीं होंगे। तुम्हें धुन सवार हो गई है, जीत की धुन हुई है ना आप लोगों को कि नहीं हुई है? तो आपकी जो जीत की धुन है ये पक्की होके रही। ये धुन है, अक्कल है, ये दुम है, ये होंगे आपकी स्त्रीलिंग। तुम्हें कैसी धुन सवार हुई है? जीत की धुन सवार हुई है तुम्हें, ठीक है। तुम्हारी अकल कहाँ है? तुम्हारी अकल दिमाग में ही है, मतलब सर के खोपड़े में ही है। तुम्हारी ये, इस कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहती है,
ठीक है ना। यहाँ देखिए जब मैं वाक्य में इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर रहा हूँ ना, तो ये क्या आ रहा है, स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग आ रहा है, ठीक है ना। अगला देखिए निम्नलिखित, हाँ ये भी रिपीटेड है। अगला है कर्म वाच्य वाला वाक्य पहचानिए। कर्म वाक्य वाच्य वाला वाक्य कौन सा है? तो सही होगा यहाँ पर, उससे आज पढ़ा ही नहीं गया। कर्म वाच्य है इसमें, उससे आज पढ़ा ही नहीं गया, तो ये होगा सही विकल्प। फिर देखिए ये भी रिपीटेड है। अब यहाँ पर आ गया सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, ऊपर सामान्य हिंदी के थे। अब यहाँ पर आएगा सामान्य हिंदी, जैसे मतलब भाषा से संबंधित। अगला है पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ, किससे हुआ पश्चिमी हिंदी का विकास? पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ था आपका शौरसेनी अपभ्रंश से, शौरसेनी अपभ्रंश से। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो जो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है तो वो होगी ब्रजभाषा। बाकी अवधी, पहाड़ी, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी ये कहाँ से आ गया? पहाड़ी कहाँ से पूर्वी हिंदी में आ गया? इनके प्रश्नों में भी संदेह है, ये इन्होंने क्या उत्पन्न कर दिया है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है, पहाड़ी भी नहीं है। जो पहाड़ी है ना, ये भी नहीं है पूर्वी हिंदी की बोली। बी और डी होगा इसका उत्तर, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ये होगा। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है, ये ना मैं जो आपको बता रहा हूँ, इसका आपने ध्यान रखना है। जो ब्रज भाषा है, ये ब्रज भाषा होगी आपकी पश्चिमी हिंदी की बोली, और जो पहाड़ी है ये भी पश्चिमी हिंदी की ही बोली होगी, इसका भी आपने ध्यान रखना है। इस तरह की गलतियां होनी नहीं चाहिए वैसे। अगला है देवनागरी लिपि के विकास में ज, ग, क आदि ध्वनियां वर्ण आई हैं, कहाँ से? ज, ग, क, ये जो ध्वनियां या वर्ण आए हैं ये संस्कृत से आए हैं। कौन से वर्ग में तालव्य वर्ण है? तालव्य, तो ई, य, श, च, ये है आपके। कौन सा शब्द अशुद्ध है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा अशुद्ध होगा, तो वो बताना है अशुद्ध कौन सा है। माधुर्यता, ये माधुर्यता, ये अशुद्ध हो। निरपराध, आकाश, सौख्य, सौख्य, ये भी शब्द है, ये सही होंगे। एक सेकेंड आप। जो यहाँ पर माधुर्यता है ये नहीं होगा, यहाँ होगा माधुर्य, तब ये सही शब्द होगा, ठीक है। इसका भी आपने ध्यान रखना है। फिर इसके पश्चात अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर हम। जो सौख्य शब्द है इसका अर्थ होता है सुख का भाव, सुखता, सुखत्व, सुख या आराम, आनंद, मंगल इत्यादि। तो शब्द ये भी सही है, निरपराध, आकाश, सौख्य, ये शुद्ध होंगे।
और जो माधुर्य ये होगा, ठीक। अगला देखिए, फिर अगला प्रश्न है यहाँ, अनव्य का अनव्य शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अनुधन अय, ये होगा इसका संधि विच्छेद। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, लोकोक्ति का अर्थ है। क्या होगा इसका अर्थ? ना कारण होगा ना कार्य, ना कारण होगा और ना ही कार्य। फिर कौन सा शब्द अश्व का पर्यायवाची नहीं है? अश्व का पर्यायवाची नहीं है। सैंधव, घोटक है, ये तो होंगे अशुभ के पर्यायवाची, परंतु जो कुरंग है ये अशुभ का पर्यायवाची नहीं होगा। इसका भी आपने रखना है ध्यान, क्योंकि ये प्रश्न भी आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट घुमा फिरा के पूछे जाएंगे आपको। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कुरंग किसका पर्यायवाची होता है, तो ये होता है हिरण का। मृग, मृग भी कहा जाता है, हिरण भी कहा जाता है। लिख लूं, हिरण। कुछ दिनों से ना मेरा ये पेन चल नहीं रहा है, कुछ दिक्कत हो गई है इसमें। हिरण। फिर अगला देखिए, विवाद शब्द का विलोम होता है। विवाद शब्द का विलोम क्या होगा? कलह, वैमनस्य, संवाद। ये तीनों तो सही होंगे, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये संवाद भी सही है, परंतु जो निर्विवाद है ये विवाद शब्द का विलोम होगा। विकल्प डी होगा इसका उत्तर सही। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है, मतलब इसके अनेक अर्थ नहीं निकलते हैं। पत्र, मान, अंक, इनके कई अर्थ निकलते हैं, ठीक है। आयु इसका नहीं निकलता है, तो डी यहाँ पर उत्तर होगा। फिर देखिए प्रश्न संख्या अगला है, कौन से शब्द युग्म का अर्थ संगत नहीं है? अर्थात एक जो यहाँ पर विकल्प है, इसके शब्द युग्म एक दूसरे से संगत होंगे, परंतु ज्यादातर हैं, परंतु एक नहीं है, तो वो कौन सा होगा? तो वो होगा सी वाला। जैसे टुक टुक, टुकड़ा, फटा हुआ, ये इसका संगत नहीं होगा। बाकी देखिए, अंश, अंश का क्या है? अंश और अंश, अंश का क्या होता है? हिस्सा, और अंश का क्या होता है? कंधा। ये इस तरह से रिलेट है। अथक, अथक का क्या होगा? बिना थका हुआ। अकथ क्या होगा? जो कहा ना जा सके। टुक का क्या बताया है हमने? टुकड़ा, और टुक का फटा हुआ, ये नहीं है। दंश का है डंक, दंश, सर्पदंश कहते हैं ना। दश, दश का दस, इस तरह से रिलेट है ये। अगला देखिए, सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई, वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या होगी? दौड़। तो जो विकल्प सी है ये सही होगा, दौड़ होगी ये भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न क्या है यहाँ, संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य है। संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा होगा यहाँ? तो वो होगा, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है। संबंधवाचक, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, जो पड़ा रो रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द छांटिए। तो यहाँ पर जो विशेषण शब्द होगा दिए गए विकल्पों में से, तो वो होगा गंभीर, ये विशेषण है। अगला है, वह इधर उधर घूमती रहती है, वाक्य में अव्यय है, अव्ययी पद है। वह इधर उधर घूमती रहती है, वाक्य में अव्ययी पद कौन सा होगा? तो वो होगा इधर उधर, ये अव्ययी पद है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ, चुप जुबान मत चलाओ, वाक्य में चुप्त है, चुप है।
चुप क्या होगा? एक तरह से तिरस्कार बोधक शब्द होगा ये। थोड़े से यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा अ, स्वीकृति बोधक या स्वीकार बोधक में क्या क्या आते हैं? हाँ, जी, जी हाँ। नकार बोधक में क्या आता है? जी नहीं, नहीं। निषेध बोधक में आता है मत। प्रश्न बोधक में आता है क्या। आश्चर्य बोधक में क्या आएगा? इसमें क्या काश। जैसे आश्चर्य होता है ना, इस तरह से नीचे ये लगता है, इसे क्या ऐसा है, हाँ इस तरह से ना। तुलनात्मक बोध सा, सी, से। और अवधारणात्मक बोध ठीक, करीब, लगभग, तक, ये। आदर बोधक जी। बल प्रदान बोधक होता है तो, ही, भी, भर, सिर्फ, ये। अगर वाक्य में इस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ तो ये होते हैं आपके बल प्रत्यायक बोधक। अगला देखिए, तुम जाओ और खाना खाओ वाक्य में क्या है? यहाँ पर आज्ञावाचक है, ये आज्ञा मिल रही है ना, तो तुम जाओ खाना खा लो। अगला है, विशेषण पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं है? विशेषण पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं है? लिंग का बताना आवश्यक है, वचन का भी, विशेष्य का है, परंतु क्रिया का नहीं है। ठीक है, तो ये होगा क्रिया उत्तर यहाँ। फिर है, सजल नीरद सी कला कांति थी। कला कांति थी पंक्ति के रेखांकित अंश में अलंकार है। सजल नीरदसी, ये जो रेखांकित पद है, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ होगा सी सा से जो होता है ना, उपमा अलंकार। आपको मैंने अलंकार करवाए हैं, उसमें आपको बता दिया था ये। अगला है, साक्षात संकेतित अर्थ का बोध करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? साक्षात संकेतिक अर्थ, इसे कहते हैं अभिधा। यहाँ पर भी अब सब्जेक्ट वाले ही प्रश्न आएंगे। कौन से शब्द की वर्तनी मानक है? मानक होती है जो मानकों पे आधारित होती है। ठीक है ना, एक तरह से ऑफिशियल भी कह सकते हैं। तो जो संबंध है, यहाँ पर बिंदियों को ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है, न न का प्रयोग खत्म कर दिया है। म का भी ये ठीक नहीं है। मानक हिंदी में जो प्रयोग होता है संबंध, ये सही है। ठीक है, इसे शुद्ध भी कहा जा सकता है, क्योंकि अब ऐसे ही बिंदियों वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगला है, संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का। उपयुक्त संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए, यह वाक्य है। कैसा वाक्य है ये? कार्यालयीन भाषा का प्रयोग है ये। ठीक है, जो भाषा दो या दो से अधिक भाषा भाषियों के बीच संपर्क का काम करती है वह होती है, तो वो होती है संपर्क भाषा। राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 344 में। महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा होता है। और अल्प प्राण होता है पहला, तीसरा, पांचवा। ये भी आपने ध्यान रखना है। री स्वर की मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में है? री। आमर में है, रात्रि में है, या क्रिया में है? तो यहाँ पर होगा मातृभूमि में।
नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है? नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास, ये उपन्यास विधा की रचना है, पहले तो ये ध्यान रखना आपने। तो ये किसका होगा? बालकृष्ण भट्ट का, इनका उपन्यास है ये। फिर अगला प्रश्न देखिए, परख और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक कौन है? तरख और त्यागपत्र किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। कैसे उपन्यास है? मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। और किसके होंगे ये? जैनेन्द्र कुमार के। अपना अपना भाग्य इनका हिंदी जो अपना यूजीसी नेट है उसमें लगा हुआ है। प्रेमचंद्र युग को युग कहने का आधार है। प्रेमचंद युग को ये युग क्यों कहा गया? क्या आधार था इसे ये कहने के लिए? आधार इसलिए था कि ये जो देखिए मुंशी प्रेमचंद है, ये क्यों प्रसिद्ध हुए? इन्होंने प्रसिद्ध उपन्यास लिखे। उपन्यास और कहानी का इन्हें सम्राट कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो उपन्यास प्रमुख थे, इसलिए प्रेमचंद युग को प्रेमचंद युग कहा गया, इनके उपन्यासों के कारण, क्योंकि इन्होंने इस तरह के उपन्यास लिखे जिससे ये हिंदी साहित्य में अमर हो गए हैं। इनके प्रमुख उपन्यासों में कौन सा आता है? गोदान आता है। ठीक है, याद रखना है। 1936 इसका समय है। मित्रों मरजानी मित्रों मरजानी उपन्यास की लेखिका हैं। कौन होंगी मित्रों मरजानी उपन्यास की लेखिका? तो जो लेखिका होंगी कृष्णा सोबती। जिंदगी नामा भी इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। उपन्यास विधा की रचना है, ये ध्यान रखना आपने। एलटी टेट एलटी कमीशन के लिए भी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। टीजीटी हिंदी कहीं पर भी परीक्षा होगी, डेफिनेट पूछा जाएगा इस तरह का प्रश्न पत्र। कौन सी कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानी जाती है? कौन सी कहानी ऐसी? परिंदे कहानी। परिंदे कहानी है, इससे माना जाता है नई कहानी की शुरुआत हुई थी। ऐसा मानने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? नामवर सिंह हैं, ये भी याद रखिए। परिंदे कहानी है किसकी? निर्मल वर्मा की। निर्मल वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? शिमला में। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए। नाटक को पंचम वेद मानने वाले विद्वान या आचार्य कौन है? नाटक को माना गया है पांचवा वेद, ये भी ध्यान रखना है। आपके कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। और कौन कौन से हैं ये आप बताइएगा कमेंट करके। नाटक को माना पांचवा वेद किसने? आचार्य भरत मुनि ने। जो आचार्य भरत मुनि है, इनका काव्य शास्त्र में इतना महत्वपूर्ण योगदान है कि अगर ये नहीं होता तो काव्य शास्त्र के बारे में कल्पना करना बहुत मुश्किल था। इन्होंने अलग अलग ही एक छटा बिखेर दी थी काव्य शास्त्र के क्षेत्र में। इनसे यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये होगा कि जो भरत मुनि है, आचार्य भरत मुनि, ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? इनके द्वारा रस संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया, रस संप्रदाय के प्रवर्तक थे ये। और इन्होंने किस पुस्तक की रचना की थी? नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक की रचना की इन्होंने, नाट्य शास्त्र। इसके पश्चात याद रखिए, इनसे पूछा जाता है कि भरत मुनि ने कितने रस स्वीकार किए अपने नाट्य शास्त्र पुस्तक में? इन्होंने किए थे 8। और वो कौन सा रस था जिसे इन्होंने स्वीकार नहीं किया था? शांत रस। ठीक है, ये नहीं है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, परंतु जो सर्वमत है वो होगा 9। और क्या था? इनके द्वारा कितने अलंकार स्वीकार किए गए? 4 अलंकार स्वीकार किए हैं इन्होंने। गुण और दोष कितने कितने स्वीकार किए इन्होंने? 10-10 गुण और दोष स्वीकार किए हैं। लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन होंगे? लहरों के राजहंस, पहले तो ध्यान रखिए, नाटक विधा की रचना है। कौन इसके नाटककार होंगे? मोहन राकेश। जो मोहन राकेश है, इनके द्वारा मुख्यतः प्रसिद्ध नाटक लिखे गए हैं। इन्होंने कहानियां और उपन्यास भी लिखे हैं, परंतु प्रसिद्ध हुए हैं ये नाटकों के कारण। लहरों के राजहंस, आषाढ़ आषाढ़ का दिन, और एक और रचना इनकी, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये इनके प्रसिद्ध नाटक होंगे। ठीक है, ये रखिए आप याद, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये पूछे जा सकते हैं। मैंने जो अलग से आपको तथ्य बताए वो पूछे जाएंगे आपसे परीक्षा में।
आषाढ़ का एक दिन, याद रखना ये। फिर है धर्मवीर भारती कृत अंधा युग किस श्रेणी का नाटक है? जो अंधा युग है काफी महत्वपूर्ण है ये, ठीक। इसमें जो गीति नाट्य श्रेणी का नाटक होगा ये, गीति नाट्य है ये, धर्मवीर भारती कृत है। महाभारत युद्ध इसमें आधार बनाया गया है। रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार हैं। रेशमी टाई एकांकी विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन होंगे? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। लबड़ घों घों एकांकी संग्रह है किसकी? लबड़ घों घों एकांकी संग्रह है किसकी होगी ये? बद्रीनाथ भट्ट की। बद्रीनाथ भट्ट की, विकल्प ए सही होगा यहाँ। फिर नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना क्या कहलाती है? नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना कहलाती है चूलिका। चूलिका। नाटक में पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहा जाता है? बताया है मैंने कई बार ये आपको, नेपथ्य, याद रखना। नाटक में पर्दे के पीछे के, हाँ ये तो हो गया। विचारात्मक निबंधों की शैली होती है, जो विचारात्मक निबंधों की शैली होती है धारा शैली में लिखे जाते हैं ये। सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है कौन सा? इन्हें अध्यापक पूर्ण सिंह भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। निबंध के लिए मुख्यतः ये जाने जाते हैं। तो मजदूरी और